भीड़ की चमक पर मत जाना, सच का वजन अनुभव से आता है और जो मेहनत से सवाल चुनता है वही परीक्षा में इतिहास बनाता है। सो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड 2026 कक्षा 10 गणित की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज का यह जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। भाई देखो, इस वीडियो में आपको देने वाला हूं एमसीक्यूज के जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल जिनका 99% चांस है कि या तो सीधे बोर्ड परीक्षा में आएंगे या फिर बिल्कुल उसी पैटर्न पर घुमा फिरा करके पूछ लिए जाएंगे। तो अब कुछ लोग सोचेंगे चैनल छोटा है छोड़ दो, लेकिन मेरे भाई चैनल छोटा हो सकता है पर अनुभव छोटा नहीं है। यकीन करो, यहाँ कोई हवा हवाई बात नहीं हो रही है, यहाँ होंगे पिछले वर्षों के क्वेश्चन, बोर्ड का ट्रेंड और वही सवाल जो पेपर में घुमा दिमाग घुमा देते हैं। तो अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, एमसीक्यूज में पूरे नंबर चाहते हो और परीक्षा से पहले सही दिशा में बढ़ना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जो सवाल अभी स्क्रीन पर है वही सवाल परीक्षा हॉल में आपका इंतजार कर रहा हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं जैक बोर्ड 2026 क्लास 10 मैथमेटिक्स एमसीक्यूज के सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी सवालों की तरफ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। यहां पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे? आपको करना क्या है, 120 को इस तरह से लिखना है। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं होती हैं जो 2, 3, 5, 7, इसी तरह से हमको इनसे ट्राई करते रहना है, डिवाइड करते। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छके 12 और फिर उसके बाद 0 टाइप्स जाएगा। फिर 2 से अगेन हो जाएगा ये 30 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 15 बार में, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 बार में, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाता है 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ये आप आंसर मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बच्चों, ये आपका सही हो जाएगा साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से सेम पैटर्न पे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यहां से क्वेश्चन बाहर जाने का नाम भी बड़ा मुश्किल से लेगा। 140 को इसी तरह से आप करेंगे, 140 डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 सत्ते 14, 0, 2 से अगेन ये 35 बार में, राइट। अब ये 5 से हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 से ये 1 बार में डिवाइड होगा। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का रूप क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी का कमेंट आना चाहिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। सारे के सारे सिलेक्टेड, टॉप सिलेक्टेड, एक को भी स्किप करना आपके लिए खतरनाक होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दशमलव प्रसार क्या है। तो जैसे यहां पर दिया हुआ 6/15 का दशमलव प्रसार, सबसे पहले क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, आपको देखना है जैसे 6/15 है तो इसको कौन सी संख्या से ये ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। सबसे पहले आसान से इसको सिंप्लीफाई करके 2/5 ऐसे कर देना, भाग दे देना है। अब आपको देखना है नीचे वाली संख्या या तो 5 दिखनी चाहिए गुणनखंड के रूप में, या फिर 2 आए, या फिर 5 और 2 दोनों आए। इन तीनों में से कोई एक सीन अगर नीचे बन रहा है, इसके अलावा इनके मल्टीपल में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो 100% ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत। अगर ऐसा नहीं है तो ये संख्या बन जाएगी अशांत। तो अभी के लिए यहां पर हमारे पास क्या मिलता है, 5। इसका मतलब ये जो है आपका संख्या कैसी हो जाएगी, शांत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखिए, 35/50। तो इसको काट दीजिए 5 से 7 बार में और बटे 5 से 10 बार में। तो 7/10 ये अल्टीमेटली संख्या आती है। 10 को क्या लिख सकते हो, 7/2 गुना 5। मैंने क्या कहा था ऊपर में, या तो अकेला 5 आए या अकेला 2, या फिर 5 और 2 दोनों आए। तो यहां पर देखिए 5 और 2 दोनों के मल्टीपल में, यहाँ पावर्स भी हो सकती हैं, 2 की पावर 2, 2 की 5 की पावर 3, मतलब कुछ इस तरह से भी। फिलहाल अभी के लिए 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में है, तो ये वाली नंबर भी कैसी हो जाएगी आपकी, शांत संख्या, 7 में दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 8। तो 17 की पावर 8
अब यहाँ पे देखिए 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको ऊपर में बताया था या तो फैक्टर में 5 आ जाए, या फिर अकेले 2 आए, या अकेले 5 आए, या फिर 5 और 2 दोनों आए, इनकी पावर्स में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर के रूप में 100% ये आपका क्या हो जाएगा, शांत। ये चीज ध्यान देना कि 3 आंसर में शांत आ गया, इसका मतलब कि आपका सारा आंसर शांत होगा, ये जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा ऐसे आता है कि √3 कैसी संख्या है। तो √3 हम सभी को पता है, जैसे √2, मैं एग्जांपल के तौर पर इसकी जगह पे आपको बदला जा सकता है, √2, √3, √5 पूछ सकता है, जैसे 2√3 ऐसा भी पूछ सकता है, 5√3 या फिर 3√5। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल दे करके आपको पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में ये एकदम टॉप एंड फिक्स क्वेश्चन रहता है कि बहुपद के लिए ग्राफ दिया होता है, बहुपद के शून्यकों की संख्या 110%, सभी क्वेश्चन फिक्स है। इवन मैं आपको बता रहा हूं यही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। कैसे करेंगे, तो एक्स अक्ष जो होता है, एक्स एक्स डैश आपको दिख रहा होगा, बस उसी पे देखो कि ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है या कितनी जगह पे छू रहा है, उतने शून्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ 2 जगह पर छू रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखो शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी, 1, 2 और 3 जगह पर एक्स अक्ष को छू रहा है, जहां मैंने लाल कलर से पॉइंट आउट किया है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अगले क्वेश्चन को देखो, सेम उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखा हूं, शून्यकों की संख्या 2, 3 और यहाँ पे 4 जगह छुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। कोई गलती मत करना मेरे बच्चों, क्योंकि ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इसके शून्यकों की संख्या बताओ, 1, 2, 3 और 4। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और बेहद ही आसान तरीका है, वाई अक्ष पे आपको जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, आंख बंद कर लेना। अब इसमें शून्यकों की संख्या एक जगह पर एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसके शून्यकों की संख्या 1। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में मैंने रखा है, 4 नंबर के इतना मतलब कि 4 नंबर पे जैसे मैंने रखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 नंबर की ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। 4 नंबर पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें से ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग इनमें से आपको चुन लेना है। तो शून्यकों का योग होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर a का मान कितना है, a बराबर 1 है, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है 12। तो -b/a, तो -7 बटे में a कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बताओ, इसमें शून्यकों का योग कितना होगा, तो -b यानी कि माइनस माइनस प्लस का 8 और बटे में a यानी 8/3 शून्यकों का योग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे लेकिन फिर भी क्या आंसर होगा 8/3। अगर यहाँ पे 6 होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। फिलहाल आपको इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, शून्यकों का योग बताओ जल्दी से, तो यहाँ हो जाएगा -7। क्या होगा, -7। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे रैखिक समीकरण युग्म से होता है, काफी इंपॉर्टेंट, बेहद ही यहाँ से क्वेश्चन टॉप क्लास के होते हैं। जैसे 2 समीकरण आपके दिए हुए हैं रैखिक युग्म के, इनका कोई हल नहीं होगा, ध्यान देना, कोई हल तब नहीं होता है जब रेखाएं कैसी होती हैं, ध्यान देना, कोई हल नहीं होगा मतलब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। कैसी होंगी, समांतर, याद रखना। एक हल होता है मतलब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। अगर अनेक हल होते हैं इसका मतलब रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। तो ये आपको एकदम याद रखना है, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो यहाँ पर कोई हल नहीं मतलब रेखा कैसी है, समांतर। समांतर की कंडीशन इसमें क्या होती है कि अनुपात जो है आपके बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, राइट। अब बात करते हैं, इस तरह से इन दोनों समीकरणों का एक हल होगा, एक हल मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ये भी याद रखना, उल्टा पूछ सकता है। प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ध्यान देना, इसके साथ 2 केसेस होती हैं, तीसरा वाला कि बराबर c1/c2 हो भी सकता है और नॉट इक्वल टू c1/c2 भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है, ये वाला पहला वाला टर्म आपने ध्यान देना है। तो पहला वाला टर्म किसमें इक्वेट कर रहा है, तो ध्यान देना, यहां पे आपके सामने
अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन डी भी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने आपको रूल बताया वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो यहां पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी भी सही होगा, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में यहां पर इस तरह से ये चीज नहीं दी हुई होगी, सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, राइट। इसलिए आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपके एग्जाम में इस चीज का ख्याल रखा जाएगा, राइट। तो ये वाला ही ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। ये देखो, इन दोनों समीकरणों का अनंत हल है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। ऐसी केस में तीनों अनुपात हमेशा बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये इसकी कंडीशन होती है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को डायरेक्ट वहां पहले फॉर्मूले में दिया, अब आपसे क्या कह रहा है, इक्वेशन देकर के इसके द्वारा रेखाएं निरूपित कैसी होंगी। तो देखिए यहाँ पे x के गुणांक को x वाले के साथ में अनुपात लगाओ तो 1/3 आया, y वाले को y वाले के साथ में लगाओ तो क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, नॉट इक्वल टू, साफ दिख रहा है ये बराबर नहीं है, मतलब रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, जब यहां इक्वल टू नहीं मिल रहा है तुरंत समझ लेना प्रतिच्छेदी है, आगे कुछ मत निकालो। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो आगे अब आपको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से इसमें देखो, एक्स वाले के अनुपात निकाल लीजिए तो 9/18 मतलब कितना आएगा, 1/2। वाई वाले के साथ में अनुपात निकालिए 3/6 मतलब कितना आया, 1/2। तो ये और ये आपस में बराबर। तीसरा निकालिए 12/24 तो ये क्या है, 1/2, यानी तीनों अनुपात आप देख सकते हैं बराबर हैं। इसका मतलब है रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, समपाती रेखाएं कैसी हैं, समपाती। तीनों अनुपात बराबर होता है मतलब रेखाएं समपाती। इसमें देखिए 6 और 2 का अनुपात कितना आएगा, 3, -3 और -1 का अनुपात कितना आएगा, 3, 10 और 9 का अनुपात नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है। ऐसा कब होता है, रेखाएं समांतर होती, यानी इसका कोई हल नहीं होता। तो रेखाएं कैसी हैं ऐसी केस में, समांतर। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म इन दोनों का हल क्या होगा। तो जब भी ऑप्शन आता है ऐसा वाला हल निकालने के लिए आप तुरंत ऑप्शन से नंबर बैठाइए और यहां सिलेक्ट करके देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशंस को। जैसे x बराबर 4 और y बराबर 3 लेके देखते हैं तो 4 दूनी यहाँ पे 8 प्लस का 3, 8 3 11, मतलब पहला एकदम ही नहीं करेगा। x बराबर 1, y बराबर 4 तो 1 और 4 यहाँ रखिए तो 2 हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 6, इसको सेटिस्फाई करता है। इसको देख लीजिए तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 माइनस का 4 बराबर 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो 5, देखिए माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, बचेगा 5 2 7, x बराबर 6 और 1 7, तो x बराबर कितना आया, 1, x बराबर 1 आया तो तुरंत इसमें रख दीजिए। सो 5 माइनस वाई इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 4। यहां से आपको उससे भी आसानी से एग्जैक्ट आंसर मिल गया। इसी तरह से दोनों इक्वेशंस को यहां फिर दोनों को अगेन जोड़ दीजिए। सो 2x बराबर 14 4 18, तो x बराबर कितना मिल गया, 9। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है 9 वाले, तो y निकाल लीजिए। तो देखिए 9 है x प्लस y बराबर 14, तो y बराबर कितना आएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। इतना आसानी से आप पा गए। फिर अगेन इन दोनों को जोड़ देंगे, सो 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया, 4, राइट। x बराबर जैसे ही 4 आया, ऑप्शन 2 है आपके पास 4, तो यहाँ पे 4 और 2 यानी y बराबर कितना आएगा, 2, तो 4 और 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म इन दोनों में यदि ये कंडीशन दी हुई है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/2, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये दिया हुआ है संपाती रेखाओं की कंडीशन, और संपाती रेखाएं जब होती हैं तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी अनंत हल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन दोनों को देखिए अनुपात में दिया हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी केस में रेखाएं होती हैं बच्चों समांतर, और समांतर केस में हलों की संख्या होती है 0, राइट, यानी कोई हल नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं। अगर वीडियो ठीक ठाक लग रहा हो, दमदार लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। मुझे पता है कि दमदार तो है ही, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मैं फेक बता रहा हूं, तो उनके लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये इन दोनों
के लिए कंडीशन दी हुई है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जाहिर सी बात है ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल उसे बोलते हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है और उसके जैसा कोई और हल नहीं हो, यानी सिंगल हल होता है, एक ही सॉल्यूशन रहता है, उसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो याद रखना अद्वितीय हल मतलब एक हल की बात करता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पे टाइप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आकांक्षा में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस निकाय के अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने का मतलब क्या बच्चों, कि एक हल है, यानी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए, a1 कितना है 4/2 बराबर नहीं होगा p/2, 2 से 2 कट जाएगा, सो 4 नॉट इक्वल टू p, यानी कि p डज नॉट इक्वल टू 4। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है p डज नॉट इक्वल टू 4, राइट। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन द्विघात समीकरण है, एकदम कोई भी इतर नहीं जाएगा। तो साफ साफ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, यहाँ भी है, कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, रैखिक बनेगा, पहला वाला भी दूसरा भी रैखिक। यहाँ पे ये सी वाले में द्विघात समीकरण रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बचा रहता है, राइट। ये क्यूबिक हो जाता है चौथा, इसी वजह से द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए फिर अगेन आपको देखना है। तो पहला वाला है, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनता है, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये नहीं है, ये वाला नहीं, और नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे, क्वेश्चन किस तरह का दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसके मूलों की प्रकृति आपने बतानी है। तो डी का मान निकाला जाता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए d का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर, बी की जगह 7 है, 7 सता 49 माइनस 4 गुना a कितना है 1 और c कितना है 6, तो 49 माइनस 4 छक 24, कितना आ गया 25, राइट, जो कि पॉजिटिव है। d का मान पॉजिटिव आने का मतलब है कि इसके मूल वास्तविक और असमान है, राइट। सो दे आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, राइट। सो ये आपका वास्तविक तथा असमान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके मूलों की प्रकृति जल्दी से बता लो। तो डी निकाल लो, बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 गुना ए कितना है 5 और सी कितना है -2, हो जाएगा प्लस, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। अगेन वास्तविक एवं असमान इसके मूल आ जाएंगे। इसी तरह से आपने अगले क्वेश्चन को देखना है, इसके मूल समान है तो के का मान समान होते हैं तो डी बराबर 0 होता है बच्चों, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहां से रख दीजिए वैल्यू, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है 1 गुना के बराबर 0, तो 16 माइनस 4 के बराबर 0, तो 4 माइनस के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया 4। अब सोच रहा होगा यहाँ पे 4 कैसे आ गया, भाई भाग लगा दिया 4 से, कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन है यदि इस समीकरण के मूल समान हो तो के का मान, फिर अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0 कर देना है। सो के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 त्रिक 24 आ जाएगा। सो के इक्वल टू स्क्वायर रूट के भीतर में 24, लेकिन प्लस माइनस। अब 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 24 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट के भीतर में 4 गुना 6, ये निकल जाएगा, प्लस माइनस 4 वर्गमूल के बाहर आएगा तो 2 आएगा और रूट में 6, यानी प्लस माइनस 2√6। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। इसके मूल समान हो तो के का मान जल्दी बता दीजिए। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में तोड़ दीजिए। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। अब इस पे आप इक्वेशन लगा दीजिए, देखिए यहां से ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया और यहाँ पे ये सी हो गया। तो डी बराबर क्या लगाना है 0, यानी बी स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के और इंटू में 6 बराबर 0। अब यहां से देखिए 4 से भाग लगा दीजिए तो क्या मिल जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल टू 0। अब के कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा के माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो आपको क्या मिलेगा, एक तो के बराबर 0 मिलेगा और दूसरा के बराबर 6 मिलेगा।
ध्यान देना, जैसे ही k बराबर 0 रखेंगे ये हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे k बराबर 0 यहाँ पे रखिएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। सो हम k बराबर 0 की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और किसको लेंगे? k इक्वल टू 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन में 0 भी दिया रहता तो वो गलत होता, हमें सिलेक्ट क्या करना पड़ता? k इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे, ये देखने को मिलेगा बच्चों, इसका सारवंतर अगले पद से पहले पद को घटा दीजिए। 21 माइनस का 24 कर देना तो कितना आएगा? माइनस का 3। इसका सारवंतर कितना हो जाएगा? -3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा है यानी 3, सारवंतर मतलब 1 माइनस 3 बराबर -2। तो 3 कॉमा -2 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इस एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3/2 और सारवंतर निकाला है यानी 1/2 माइनस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1। सो 3/2 कॉमा -1 ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 13 नंबर, एपी दी हुई इसका 10वां पद यानी A10 का मतलब हो जाएगा A प्लस 9D। अब जरा ए देखो कितना है? ए है 2 यानी 2 धन डी का मान कितना है? 7 में से 2 चला जाएगा 5 यानी 9 पचे 45 और प्लस का 2 हो जाएगा 47। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 ऑप्शन नंबर बी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका 30वां पद इसी तरह से निकाल लेना है। A30 मतलब A प्लस 29D। अब ए का मान कितना है? 10 मतलब क्या हुआ? 10 और उसके बाद डी का मान 7 माइनस 10 मतलब -3। तो ये हो जाएगा 29 इंटू में -3 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 10 माइनस ये 30 3 90, 90 में से 3 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 87। 87 कम करिएगा तो माइनस का 77। ये आपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसका कौन सा पद 78 है? तो मान लेते हैं nवां पद इसका 78 है। तो ए एन इक्वल टू 78 और ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 78 है। ए कितना है? 3 और डी कितना है? 8 माइनस 3 यानी 5। तो हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। अब ये 3 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? एन माइनस 1 और इंटू में 5 बराबर ये बच जाएगा 75। अब 5 से इसको काट दीजिए तो ये 25 बार में जाएगा। सो एन माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा? 25 और 1 26। राइट। सॉरी यहाँ पे देखिए 15 पचे 75, 25 नहीं जाएगा, 5 क्या? 15 पचे 75। राइट 15, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो 16वां पद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट। तो यहां से हमने देख लेना है 15 पचे 75 होता है, यहाँ गलती हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन। राइट 13 नंबर का क्वेश्चन, x प्लस 3, 3x और 4x प्लस 2 इस समांतर श्रेणी में है तो x का मान। तो क्या करना है? सारवंतर बराबर होते हैं तो 3x माइनस लिखेंगे, 3x माइनस x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 माइनस 3x। इनको सॉल्व कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? ये -3x इधर आएगा तो देखिए 3x और ये माइनस का x माइनस का 3 बराबर 4x प्लस का 2 माइनस का 3x। अब जरा यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 3x माइनस 1x क्या बचेगा? 2x माइनस का 3 बराबर यहाँ पे 4x माइनस 3x क्या बचेगा? x प्लस का 2। अब -3 इधर ले आइए, x को इधर ले आइए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 और 2 मिलकर के 5। तो x का मान कितना आ जाता है? 5। इस तरह से आपने करना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे देखिए, त्रिभुज वाले चैप्टर से रहेगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज में डीई पैरेलल बीसी, बीडी बराबर 7.2, ए बराबर 1.8, ईसी बराबर इतना, तो एडी का मान। अब एक्चुअली त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, अब आपने त्रिभुज को इस तरह से नाम दे देना है ए बी सी, और यहाँ पे आपको दो लाइनें दी हुई हैं डी और ई। राइट, दो बिंदु डी और ई। अब डीई पैरेलल बीसी के है, डीई पैरेलल बीसी के है, और बीडी कितना दिया हुआ है? बीडी आपका दिया हुआ 7.2 और ए दिया हुआ 1.8 और उसके बाद ईसी दिया हुआ है 5.4, ईसी 5.4। अब जरा देखिए ये जो डीई है दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी, तो थेल्स प्रमेय का तुरंत यूज करेंगे और
18 तिया 54, ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा वो उसका 3 गुना करेंगे तो 72 आएगा। यानी अब 72 है तो इसका ये वाला नंबर पाने के लिए हम क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। किससे? 3 से। तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2.4 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा? 24 तिया 72 यानी 2.4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जा रहा है लेकिन भाई एकदम दमदार है, आपको कहीं भटकने की और आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16। एक त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6 तो कोण B। अब जरा ध्यान दे देना है, AB, AC और BC इनमें क्या रिलेशनशिप है? तो जरा हम देखेंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर कर दें तो कितना आता है? AB का स्क्वायर मतलब 36, 36 गुणा 3, 36 गुणा में 3 प्लस BC का स्क्वायर कितना है? 36। अब बराबर कितना आएगा? 36 कॉमन ले लीजिए तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 36 गुणा 4 आ जाता है। तो 4 छंग 24 के 4 और 4 तिया 12 और 2 14, 144। 144 मतलब 12 का स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये हमारा किसके बराबर आ जाता है? AC के स्क्वायर के बराबर। यहां से जरा ध्यान देना, AB BC, तो जाहिर सी बात है AB BC ये बन रहा है तो कोण B कौन सा? यहाँ पे B जो है वो आपका बीच में पड़ रहा है तो कोण B हमेशा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कौन सा रूल लगता है इसमें? तो इस क्वेश्चन में आपको लगा हुआ पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, राइट। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दो बिंदुओं 2 3 4 के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बच्चों। x वाले को x से घटाओ यानी 2 - 4 करेगा तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 में से 1 घटा दो तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दो तो क्या आया? अंदर में 4 + 4 बराबर 8 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो? 2√2, राइट। तो 2√2 मात्रक इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। दो बिंदुओं ए बी और -a - b के बीच की दूरी, फिर तुरंत फार्मूला लगाओ। देखो a - a करोगे तो हो जाएगा 2a इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह से b - b करोगे तो हो जाएगा 2b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4a² प्लस 4b² वर्गमूल के अंदर में। अब क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? a² प्लस b² वर्गमूल के अंदर में। 4 को वर्गमूल के बाहर लाओ तो हो जाएगा 2√a² प्लस b²। तो आंसर क्या आएगा? 2√a² प्लस b² मात्रक ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। 18 नंबर, 2 5 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जब भी मध्य बिंदु कहता है तो क्या करना है? x वाले को x वाले के साथ जोड़ के आधा कर दो तो 4 2 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3, और y वाले को y के साथ जोड़ के आधा कर दो 5 7 12, 12 का आधा 6, तो 3,6 इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। 3,6 ऑप्शन नंबर सी। अब इन दोनों का मध्य बिंदु आपको पूछ रहा है फिर, तो क्या करना है? 4 8 12, 12 का आधा 6 कॉमा -3 + 5 कितना हो जाएगा? 2, 2 का आधा कितना बन जाएगा? 1, यानी 6,1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन अब 19 नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास है। तो बच्चों यहाँ पे साइन ए बराबर दिया हुआ 3/5। साइन ए का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण, और tan ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। भाई जब कर्ण आपका कितना है? 5, तो जाहिर सी बात है नीचे में क्या रहेगा? 5। अब लंब है आपका 3, तो आधार कितना हो जाएगा? 4। पाइथागोरस प्रमेय से फट से लगा दीजिए, लंब बटे कर्ण दिया हुआ, लंब कितना है? 3 और ये है 5, तो ये वाला फट से 4 हो जाएगा। अब tan ए तो आधार बटे, तो आधार कितना है? 4, 4/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी तरह से इसमें बताओ cos ए, सेम क्वेश्चन है बस इसमें cos ए तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि एक मिनट बच्चों यहाँ गलती हो गया है, लंब बटे आधार। tan ए का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है? 3, 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गलती हो गई है तो 3/4 ऑप्शन नंबर सी। देखो ये जल्दबाजी में यही गलती होती है। cos ए होता है आधार बटे कर्ण, cos ए होता है क्या? आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। फिलहाल ये सब क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, इनको आपको मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। चलिए 2 sin² ए बराबर 1 है तो कोण ए का मान, तो यहां से sin² ए बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों? 1/2। तो यहां से sin ए बराबर क्या होगा? वर्गमूल ले लो दोनों साइड में तो बचेगा 1/√2। अब sin ए बराबर 1/√2 यानी कितने डिग्री कोण का मान जो है 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री का, यानी ए बराबर कितना होगा?
45 डिग्री, ऑप्शन बी। चलो 2 साइन ए बराबर 1, तो साइन ए बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन ए बराबर 1/2, तो कितने डिग्री का मान होता है 1/2? तो 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब अगला देखो, 2 साइन ए बराबर साइन 2ए हो तो एक किस कोण ए जो है इसका मान क्या होगा? अगर ये समीकरण सेटिस्फाई है तो कोण ए सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाई होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी साइन 0 0 हो जाएगा, इधर भी साइन 0 0, 0 बराबर 0, बाकी किसी के लिए बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, cos 48 माइनस साइन 42, जब भी आप इन दोनों कोणों को जोड़ें और उनका योग 90 डिग्री हो रहा हो और ये माइनस में लिखे हो तो 100% इसका आंसर 0 आएगा। रट करके रख लो बच्चों, कुछ भी याद करने सब कुछ और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा इसका आंसर 0 होगा। और अगर यही डिवाइड में लिखा हो, यानी कि जैसे ऐसे लिखा हो cos 48 डिग्री बटे में साइन 42 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 90 है, तो हमेशा इसका आंसर 1 आता है। एकदम फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का मान देखो 9 है, यहां लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन ले लिया तो इस तरह से ये बना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 1, तो 9 गुना 1 यानी कि 9, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ध्यान देना ये मीनार है, भूमि पर ये बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये मीनार का शिखर है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। अब आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मान लिया h है, तो h बटे में 30 बराबर क्या लगा देंगे tan 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है, h बाई रूट सॉरी h बाई 30 इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पे h बराबर 30 बटे √3, तो क्या आ जाएगा 10√3, ये आपका आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। अब सोच रहा होगा कुछ बच्चा कि 30 बटे √3 कैसे कट गया, तो 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3 बटे √3। अब √3 को लिख सकते हो √3 गुना √3, और बटे में √3 रहेगा तो भाग देने पे क्या आएगा सिर्फ √3। तो इस तरह से ये कट करके √3 आता है, तो आंसर आएगा 10√3। तो 10√3 मीटर इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास में 15 मीटर की, तो सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना आपकी बार। डिस्टेंस 15 मीटर की, हाइट h है और कोण कितना हो गया 60, तो tan 60 डिग्री बराबर h बटे 15। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे 15, सो h इक्वल टू 15√3 मीटर। तो 15√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अंदाजा कभी मत लगाना, सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहां से कुछ एक दो बातें मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे पूछ सकता है कि किसी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। ध्यान से सुनना, किसी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन इसी में अगर ऐसे पूछ ले कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपी टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओक्यू 110 डिग्री है, तो पीटीक्यू यहाँ पे इस तरह से आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची हुई हैं, टीपी और टीक्यू। तो ये टी है, ये पी है और ये क्यू है, ये सेंटर ओ है, इस तरह से इनको मिला दिया गया है। और कह रहा है कि पीओक्यू के बीच 110 डिग्री कोण है। चूंकि ये 90-90 पे बनाती हैं स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं आपस में 90 डिग्री पे होते, तो यहाँ पे कोण जो बन रहा है पीटीक्यू या ये वाला कोण का मान कितना होगा, तो ये 90-90 180, तो ये 110 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr बराबर किसके है और क्षेत्रफल यानी कि πr² के बराबर है, तो r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r बराबर कितना आ जाता है हमेशा और हमेशा 2 मात्रक आता है, ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से बना है, यानी ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इसी के चारों तरफ आपको गोल गोल वो घूम सकता है, तो यानी पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है वृत्त का, उतना वो घास खा सकता है। तो 22/7 गुणे आर कितना रखेंगे, 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात यानी V1 अनुपात V2 दिया हुआ है, 64:27। तो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो 4/3 पाई आर क्यूब और बटे में 4/3 पाई R2 क्यूब। तो इस तरह से करने पे ये कट जाता है, तो क्या मिलेगा, R1/R2 का क्यूब। R1/R2 क्यूब कितना दिया हुआ है, 64/27। तो यहां से R1/R2 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ले लो, तो ये 64 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब रूट कितना होगा, 4, 4 चौक 16 चौके 64, 4/27 का 3। अब हमको चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वर्ग कर देंगे, यानी 16/9। आंसर क्या हो जाएगा, 16:9, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताओ जो 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनका क्या कर लेना, वर्गमूल ले लेना है और सबका वर्ग करके जोड़ देना है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का 81 प्लस 8 का 64, सबको जोड़ दो बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 144 64 81, तो यहाँ पे 4 और 1 5, 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचता है 6 8 से 14, 14 दूना 28, 289। ये आपका हो जाता है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आता है, 17 मीटर, राइट। ये किसका स्क्वायर रूट है, 17 का, तो सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, माध्य माध्यक और बहुलक, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच में सही संबंध कौन सा होता है। तो ध्यान देना, मीन, मीडियन, मॉड, राइट, 1 3 2, इस तरह से हमने याद रखना है। सॉरी 1 3 2, 1 3 2, 3 टाइम्स माध्यिका, 3 टाइम्स माध्यिका बराबर। अब मीन के साथ में कोई हमारा नहीं रहता है, तो यहां पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये अनुपात जो होता है इसको फिर से देखो, ये होता है मीन यानी कि माध्य, माध्य माध्यिका बहुलक। नंबर से याद करेंगे, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 1 होता है। तो माध्यिका किसके साथ में, 3 के मल्टीप्लाई में, माध्य किसके साथ में, 2 के मल्टीप्लाई में रहता है, और बहुलक सिंगल अकेला रहता है। तो क्या होता है, बहुलक बराबर आप ऐसे कह सकते हो 3 टाइम्स माध्यक। तो 3 टाइम्स माध्यक कितने कितने में है, ए में भी है, बी में भी है। अब आप बात करते हैं बहुलक के साथ में कोई नंबर नहीं रहेगा, तो ध्यान देना, इसमें जो रिलेशन है 3 टाइम्स माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। ये आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है, इसको कहीं पे लिख करके याद भी रख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, 5 6 8 9 x का तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान। तो क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है, 6 5 11, 11 और 9 हो जाएगा 20, 8 28, 28 प्लस का x प्लस का 13 बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 बराबर कितना है आपका 10, माध्य दिया हुआ तो बराबर कर लेना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 28 और 13 कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1, 2 1 3 1 4 और प्लस का x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 और माइनस का 41। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 19। तो x बराबर कितना आएगा, 19, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें इसका बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक वो होता है जो नंबर सबसे अधिक बार आता है। तो 2 देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यहाँ 5 बार। तो 2 सबसे ज्यादा 5 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कई बार आपको सिंपल तरीका बताया मैंने, क्या करना है,
माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको क्रमागत रूप से बना लेना है, यानी बढ़ते क्रम में लिख लेना है। सबसे पहले सबसे छोटी नंबर इसमें लिखो 7, सबसे छोटा नंबर 7, उसके बाद क्या आएगा 8, 8 लिख लिया, उसके बाद 9 आएगा तो 9 लिख लिया, फिर उसके बाद 10 आएगा तो 10 लिख लिया, उसके बाद 11 आएगा तो फिर 11 लिख लिया, फिर 11 के बाद में 12 आएगा तो 12 लिखा, और फिर 15। एक बार देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब एक नंबर आगे से काटो, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, जो बच जाए वही आंसर हो जाएगा। 10 बच गया है, मतलब 10 आपकी माध्यिका। अगर यहाँ 2 नंबर बचते तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते, वो आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना ई की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना तो 0 से छोटी हो सकती है, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये 1 से छोटी है इसलिए सही है। ये देखो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, प्रायिकता ऋणात्मक कभी नहीं होती, तो ये आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जरा ध्यान देना, जो ऑप्शन इसमें घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो एक से बड़ा मान कौन सा है, बी वाला है, ये आपका एक से बड़ा मान है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकती। अब जरा ध्यान देना, 0 कब हो सकती है प्रायिकता, जब अनिश्चित घटना हो, राइट। और 1 कब हो सकती है, जब आपकी निश्चित घटना होती है। यहाँ क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है बच्चों, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 0। तो जितने क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बताए हैं ये एक से बढ़कर के एक है। मुझे पक्का यकीन है कि ये आपको एग्जाम में 30 में 30 नंबर जरूर दिलाएंगे। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको जल्दी मिलेंगे, और जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनको आप जरूर देख करके एग्जाम में जाइएगा, ये बहुत ही मददगार साबित होंगे आपके परीक्षा में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।